हेलो गाइस, वेलकम टू बिकीज ट्यूटोरियल्स। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश और फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है इंडिगो। और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 2 इस चैप्टर के ऊपर। इससे पहले पार्ट 1 पहले ही बन चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। आप पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि गांधी जी गए हुए हैं चंपारण पीजेंट्स लोग का हेल्प करने के लिए, और तभी उन्हें क्या किया जाता है, ऑफिशियल नोटिस मिलता है कि वो जल्दी से जल्दी चंपारण को क्विट कर दे, उन्हें चंपारण छोड़ के चले जाए। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है, कोर्ट में उनको बुलाया जाता है। तो जब वो कोर्ट में जाते हैं तो बाहर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, जो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट नहीं कर पाती है उसको। तो गांधी जी उसमें मदद करते हैं। और जब वो कोर्ट के अंदर जाते हैं तो प्रोसिक्यूटर मतलब जो गवर्नमेंट लॉयर था वो रिक्वेस्ट करता है जज से कि पोस्टपोन कर दिया जाए ट्रायल को, मतलब सुनवाई को पोस्टपोन करने का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये हम लोग देखे थे पार्ट 1 में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। तो गांधी जी को ये मंजूर नहीं था कि ये और डिले हो इसमें। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तो गांधी जी क्या करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं कोर्ट से। वो बोलते हैं ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। तो वो कोर्ट को बोलते हैं कि वो क्या चीज़ में पड़ गए थे, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ हो गया उनके साथ। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, जब आपके पास दो काम हो और दोनों में से आप तय ना कर पा रहे हो किसको करें, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, दोनों काम एक साथ आ जाए। तो यहाँ पे दो काम क्या था उनके सामने। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो गांधी जी लॉ को तोड़कर, ऑफिशियल नोटिस को ना मानकर एक लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि ये एक बैड एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और दूसरे लोग भी इनको देखा देखी वो लोग भी ऐसा करने का चाहेंगे। तो ऐसा गांधी जी नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरा ड्यूटी क्या था उनके पास, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। और दूसरा उनके पास ड्यूटी क्या था कि वो एक इंसानियत का नाते, मानवतावादी होने के नाते और देश का सेवा करने के नाते वो उस ऑफिशियल नोटिस को फॉलो भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनके साथ हुआ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ये कोर्ट को बोले वो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो ऑर्डर मिला था उनको छोड़ के जाने का, चंपारण छोड़ने का, उन्होंने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, नहीं माना। तो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल ऑथोरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। तो उन्होंने ये ऑर्डर को नहीं माना। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ये जो वर्ड है फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है लैकिंग, कोई चीज़ का कमी होने को बोलते हैं फॉर वांट ऑफ। ऐसा नहीं था कि उसमें रेस्पेक्ट नहीं है लॉफुल ऑथोरिटी के लिए, ठीक है, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। लेकिन वो क्या किए, कोर्ट का जो लॉ है उससे भी ऊपर एक लॉ होता है, वो उसको हायर लॉ जिसको बोलते हैं, और वो लॉ क्या है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। उनको वो फॉलो किए, अंतरात्मा का आवाज़ को फॉलो किए कि क्या सही है क्या गलत। कॉन्साइंस का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब अंदर से आवाज़ आता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। तो गांधी जी ने उस वॉइस को सुना, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस को, और ऑफिशियल ऑर्डर जो आया था उसे डिसरिगार्ड कर दिया। तो इसीलिए ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। इसीलिए वो कोर्ट को बोलते हैं कि जो भी सज़ा बन पड़ता है आप मुझे दे दीजिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hours रिसेस। तो मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि वो अपना जो डिसीजन है वो 2 घंटे के बाद देंगे। 2 hour रिसेस का मतलब होता है ब्रेक। तो जो भी उनका सज़ा बन पड़ता है वो 2 घंटे के बाद बताएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और गांधी जी को बोलते हैं कि आप चूँकि 120 मिनट्स के बाद वो डिसीजन देने वाले हैं, इसलिए आप तब तक के लिए क्या कीजिए, बेल, जमानत ले लीजिए। बेल का मतलब क्या होता है, बेल में क्या होता है कि कोई आरोपी कोर्ट को कुछ रुपए जमा करता है ताकि उतने टाइम के लिए उसको क्या मिल जाए, वो रिलीज हो सके जेल से, उसको बोलते हैं बेल। तो गांधी जी को बोला गया कि आप भी कुछ पैसा दे दीजिए ताकि आप 2 घंटे के लिए आप फ्री हो जाए। गांधी रिफ्यूज। तो गांधी जी पैसा देने से मना कर दिए, बेल लेने से मना कर दिए। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो जज ने उन्हें बिना बेल के रिलीज़ कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट। तो जब कोर्ट दोबारा फिर से बैठा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज बोलते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अपना डिसीजन नहीं देंगे, जजमेंट नहीं देंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और गांधी जी को ये आज़ादी दे दी है कि वो
आराम से घूम फिर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो बिहार से ये काफ़ी सारे बड़े बड़े वकील लोग आए हुए थे गांधी जी से मिलने के लिए। दे कन्फर्ड विद गांधी। कन्फर्ड का मतलब होता है डिस्कस्ड। उन्होंने गांधी जी के साथ क्या किया, डिस्कशन किया। व्हाट दे वुड डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। तो गांधी जी उन तीनों से पूछते हैं, उन सभी लॉयर से पूछते हैं कि अगर उन्हें जेल भेज दिया जाता है तो वो लोग क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। तो सबसे बड़ा जो सीनियर लॉयर था वो बोलता है कि क्यों, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। वो तो सिर्फ गांधी जी को एडवाइस देने के लिए आए थे और उनका मदद करने के लिए आए थे। और इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। और अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे तो वो लोग एडवाइस किसको देंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपना घर चले जाएंगे। ऐसा बोलते हैं वो लॉयर लोग। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी बोलते हैं कि और उन शेयर क्रॉपर्स का क्या, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। तो लॉयर्स बोले कि रुकिए, हमें आपस में डिस्कशन करने दीजिए। तो लॉयर्स लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। तो डिस्कशन होने के बाद राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, जो भी उनका कंसल्टेशन हुआ उसका अपशॉट बताते हैं। अपशॉट मतलब कंक्लूजन बताते हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। तो राजेंद्र प्रसाद ये बोलते हैं, दे थॉट अमंग देमसेल्व्स। दे मतलब यहाँ पे सभी लॉयर्स को बोला जा रहा है। तो सभी लॉयर्स ने आपस में सोचा है कि डेट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। तो गांधी जी एक अजनबी थे एकदम उनके लिए। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। लेकिन फिर भी वो तैयार हो गए जेल जाने के लिए इन पीजेंट्स के लिए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दिस पीजेंट शुड गो होम। बोले कि अगर ये लोग जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ना ही आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं बल्कि ये लोग पीजेंट्स का केस भी लड़े हैं कोर्ट में, अगर ये लोग अगर शुड गो होम, अगर ये लोग अगर घर चले जाएं, इट वुड बी अ शेमफुल डिसर्शन। तो ये काफ़ी शर्मनाक, डिसर्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ लिविंग अ प्लेस। शर्मनाक डिसीजन होगा हमारा ये जगह छोड़ के जाने का, ऐसा राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। इसीलिए वो लोग वापस गांधी जी के पास आते हैं। एंड टोल्ड हिम दे वेयर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। और उन्हें बोलते हैं कि हम तैयार हैं आपके साथ जेल जाने के लिए भी। वो लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए गांधी जी के साथ में। वो लोग कौन लोग, लॉयर्स लोग। तो यहाँ पे कुछ लॉयर्स का नाम आपको याद रखना होगा, कौन कौन से लॉयर थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, ये 3 लॉयर्स का नाम दिया गया है। द बैटल ऑफ चैंपियन इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। तो तभी महात्मा गांधी बोलते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण, सॉरी, तो ये जो चंपारण का जो बैटल है ये जीत लिया गया है, गांधी जी बोलते हैं। क्योंकि इन्हें जीत का मतलब ये क्या बताया था, इन्होंने जीत का मतलब बताया था कि फ्री फ्रॉम फियर होने जाने से ही जीत जाते हैं कोई भी। मतलब आपको डर के ऊपर काबू पाना है। अगर आप डर से जीत गए तो आप कोई भी बैटल जीत जाइएगा। उनको ज़्यादा पैसा से उतना कम लेना देना नहीं था, उनको बस इंडिविजुअल को फ्री करना था। तो इसलिए ये बोलते हैं कि चलो ये लोग का अंदर से डर हटा और ये लोग आगे आए हैं लड़ने के लिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर। उसके बाद वो एक पेपर लेते हैं गांधी जी एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। और इनका जो ग्रुप था उनको पेयर्स में बांट देते हैं। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। और बताते हैं कि कोर्ट कैसे कैसे किसको किसको अरेस्ट करेगा। सबसे पहले ये पेयर जेल जाएगा, उसके बाद ये पेयर जेल जाएगा, ऐसा कुछ बताते हैं वो। सेवरल डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। तो गांधी जी के पास एक रिटन कम्युनिकेशन मतलब एक लेटर आता है मजिस्ट्रेट से, और लेटर में ये लिखा होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मतलब डिप्टी गवर्नर जो थे उस जगह के, प्रोविंस मतलब होता है रीजन, उस रीजन के जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये केस ड्रॉप कर लिया। मतलब यही तो थे जो गांधी जी पर केस किए थे कि इन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, ऑफिशियल नोटिस का ऑर्डर फॉलो नहीं किया। तो इन्होंने अब क्या किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये अब केस ड्रॉप कर दिए, केस हटा लिए। तो गांधी जी फ्री हो गए अब तो पूरी। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। तो सिविल डिसोबीडियंस का यहाँ पे जीत हो गया था। अब सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस एक पीसफुल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। इसमें आप प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग लॉस को फॉलो नहीं करते हैं और जितने भी सरकारी ऑर्डर्स है उसको फॉलो नहीं करते, इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस।
तो यहाँ पे इसका जीत हुआ था द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न टाइम में ऐसा पहली बार हुआ था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर। उसके बाद गांधी जी और बाकी सभी लॉयर्स अब क्या करना शुरू कर दिए। अभी तो क्या हुआ है, अभी तो गांधी जी को आज़ादी मिला है ना, चंपारण का जो पीजेंट्स का प्रॉब्लम अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है। तो देखिए उनके साथ अब क्या होता है। तो गांधी जी और जितने भी लॉयर्स थे वो लोग क्या किए, फार फ्लंग का मतलब होता है इन डेप्थ इंक्वायरी, काफ़ी गहराई से इंक्वायरी करना शुरू कर दिए इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स जो भी कंप्लेन लेके आते थे उस पर काफ़ी गहराई इंक्वायरी करना शुरू कर दिए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। डिपोजिशन का मतलब होता है अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट। तो लगभग 10,000 पीजेंट्स ने लिखित स्टेटमेंट दिया एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और जितने भी सबूत थे उनका नोट बनाया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और सभी से डॉक्यूमेंट लिया गया जो भी ज़रूरत का डॉक्यूमेंट था। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, और चंपारण का जो जितना भी एरिया था वो पूरा थ्रॉब मतलब वाइब्रेटेड, पूरा भर गया एक्टिविटी ऑफ बाय द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। हर जगह इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा था और हलचल मचा हुआ था। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड थे वो लोग भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे जोर शोर से। वेहमेंट मतलब इंटेंस, काफ़ी इंटेंस प्रोटेस्ट था उनका भी। तो इन जून गांधी वॉज समाउंड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून के महीने में गांधी जी को बुलाया जाता है एडवर्ड गेट के पास, सर एडवर्ड गेट के पास, और यही कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो आपको ये नाम याद करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या था, सर एडवर्ड गेट। तो गांधी जी इनके पास जाते हैं, और जाने से पहले बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और गांधी जी इनसे मिलने से पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने से पहले वो क्या करते हैं, जितने भी उनके करीबी जो लोग थे उनसे मिलते हैं और एक फिर डिटेल प्लान बनाते हैं कि अगर वो वापस नहीं लौटे तो कैसे कैसे करके सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन करना है, वो ये प्लान बना के जाते हैं। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गांधी जी 4 प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग, काफ़ी लंबा 4 इंटरव्यू किए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, हु एज अ रिजल्ट क्या किए, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर। तो थोड़ा सा सक्सेस मिला यहाँ पर गांधी जी को। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, एक ऑफिशियल कमीशन बैठाया, वो इंक्वायरी करेगा कि इंडिगो शेयर क्रॉपर के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सिचुएशन। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, और ये जो कमीशन बना था उसमें कौन कौन लोग थे, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड थे, ये आप याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, लैंडलॉर्ड्स थे उसमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो कमीशन में 3 प्रकार के लोग थे, पहले तो थे लैंडलॉर्ड सभी, और नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड नंबर 3 गांधी। पीजेंट्स की तरफ से इकलौते गांधी जी ही थे जो उनके तरफ से बात करने वाले थे वहाँ पर। तो ये 3 टाइप के लोग थे कमीशन में। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। तो गांधी जी चंपारण में लगभग 7 महीनों तक रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद जब वो वापस चले गए तो बीच बीच में आते थे, शॉर्ट विजिट करते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। तो एक बार क्या हुआ, गांधी जी विजिट करते हैं, क्योंकि इंट्रीटी किया गया था उन्हें। इंट्रीटी का मतलब रिक्वेस्ट। एक अनलेटर्ड पीजेंट, अनलेटर्ड मतलब इलिटरेट, एक पीजेंट था, स्मॉल फार्मर था जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो आके रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को कि आप आइए। और गांधी जी आए थे, विजिट किए चंपारण में, ये सोचते कि वो विजिट सिर्फ कुछ दिनों का होगा, लेकिन वो 1 साल तक विजिट का ड्यूरेशन चला गया, 1 साल तक रुक गए वो वहाँ पर। और इंक्वायरी हो रहा है साथ ही साथ। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल गया है इस बिग प्लांटर्स के खिलाफ में। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड, और जब ऑफिसर्स लोग को ये सब बात पता चला तो वो लोग मान गए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। तो वो लोग तैयार हो गए कि चलो पीजेंट्स को कुछ रिफंड देना होगा, ये गलत था प्रिंसिपल के हिसाब से। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। तो सभी पूछते हैं कि कितना पे करना होगा हमें। सभी कौन पूछते हैं, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे और ऑफिसर्स लोग थे, ये लोग पूछते हैं कि गांधी जी से कि कितना पे करें, क्योंकि गांधी जी तो इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे सभी पीजेंट्स के, तो इन्हीं से पूछे वो लोग। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर।
तो वे लोग कौन सोचे, तो लैंडलॉर्ड्स थे। वे लोग सोचे कि ये गांधी जी जो है वो पूरा फुल पैसा मांगेंगे, फुल रिपेमेंट मांगेंगे, जो वो लोग इलीगली और डिसीटफुली धोखेबाजी से शेयर क्रॉपर से ले लिए थे। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, ही आस्क्ड ओनली 50%, वो सिर्फ आधा पैसा ही मांगते हैं, 50% रुपीज़ ही मांगते हैं। देयर ही सीम्ड एडमांट, राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज। तो अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। मिशनरी का मतलब ऐसा इंसान होता है जो क्रिश्चियन जो धर्म है उसका प्रचार करे, उसको बोलते हैं मिशनरी। तो ये रेवरेंड J.Z. हॉज ये बोलते हैं कि ये एक इंसान है, वो उस समय चंपारण में थे, हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो काफ़ी गहराई से ये सब देख रहे थे, ये क्या सब हो रहा है चंपारण में। तो ये इंसान बोलते हैं कि ही सीम्ड एडमांट, गांधी जी उस समय ऐसा लग रहा था कि ये 50% से आगे पीछे नहीं होंगे। J.H. हॉज बोलते हैं कि 50% तो गांधी जी मांगे, लेकिन वो इससे आगे पीछे होने वाले नहीं है, 50 से कम में नहीं मानेंगे। थिंकिंग प्रोबेबली डैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो प्लांटर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो सोचा कि गांधी जी चलो 50 से कम में तो नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी वो बोले कि चलो हम आपको 25% तक दे देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन वो चौंक गया जब गांधी जी took him at his word का मतलब वो उनका बात को मान लिए। एंड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और ये जो डेडलॉक था बिटवीन प्लांटर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, वो लैंडलॉर्ड्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में जो डेडलॉक था वो टूट गया। मतलब ये मैटर सेटल हो गया 25% का रिफंड करके। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। तो ये जो सेटलमेंट था वो सभी को मंजूर हो गया यूनैनिमसली, मतलब विदाउट अपोजिशन, बिना इफ एंड बट के ये सजेशन मान लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। तो जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी के लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता था, वो तो सिर्फ चाहते थे कि इन पीजेंट्स लोगों को फ्री फ्रॉम फियर कर दे, वो मतलब डर से मुक्ति दिला दे, वही काफ़ी था उनके लिए। ये पैसा आ रहा है तो उनके लिए उतना कुछ नहीं था पैसा में। तो वो बताते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, रिफंड कितना मिल रहा है वो उतना मायने नहीं रखता है, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर। ये ज़्यादा मायने रखता है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये लोग सरेंडर करने पे मजबूर हो गए वो पैसा, एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और पैसा के साथ साथ वो लोग क्या भी सरेंडर कर दिए, अपना आत्मसम्मान को थोड़ा साइड में रखे। पहले जो इतना घमंड था उन लोगों में वो थोड़ा हटाए। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जहाँ तक पीजेंट्स का बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। वो प्लांटर्स लोग पहले कैसे बिहेव करते थे, ऐसे लॉर्ड्स बिहेव करते थे जो लॉ से भी ऊपर है। तो वो सब जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड अब खत्म हो रहा था। तो ये असली सक्सेस था, ना कि वो 25% रिफंड। नाउ द पीजेंट सॉ डैट ही हैड राइट। अब एक नॉर्मल पीजेंट क्या सोचता था कि उसके पास राइट्स है, अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, और डिफेंडर्स का मतलब होता है प्रोटेक्टर, और उसका अधिकार को बचाने वाला भी कोई है। ही लर्नड करेज, उसको करेज हिम्मत मिला कि लड़ने का हिम्मत मिला। तो ये था असली सक्सेस चंपारण का। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और आगे चल के जो घटनाएं घटी वो गांधी जी का इस बात को और भी सही साबित करती है। वो क्या सब घटना घटी तो देखिए। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन देयर स्टेट्स। जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो लोग क्या किए, वो अपना जो ज़मीन था, प्रॉपर्टी था, वो छोड़ के चले गए। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, रिवर्टेड मतलब रिटर्न, और वो ज़मीन वापस किसको मिल गया, पीजेंट्स लोग को मिल गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन होता था ज़बरदस्ती का, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये हुआ सक्सेस आगे चल के। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे थोड़ा गांधी जी का फीचर्स बताया जा रहा है कि गांधी जी कभी भी लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े पैमाने पर क्या किया जाए कि देश के लिए पूरा अच्छा होगा, ऐसा नहीं था। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। वो चंपारण विलेज में देखते हैं कि यहाँ पे सब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और उसके लिए वो तुरंत कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले प्लान बनाएंगे और ये वो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, वो पहले टीचर्स के लिए अपील करते हैं कि एजुकेशन की कमी है तो टीचर्स को बुलाया जाए। माधव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसाइपल्स, एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क।
तो 4 लोग टोटल आते हैं इस काम के लिए। किस काम के लिए? टीचिंग करने के लिए। 4 लोग कौन कौन है? पहला तो था माधव देसाई और नरहरि पारिक। ये दोनों गांधी जी के डिसाइपल्स थे। डिसाइपल मतलब स्टूडेंट्स थे। और ये दोनों के वाइफ्स भी आते हैं इस काम के लिए, आगे टीचिंग करने के लिए आते हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और बॉम्बे, पूना ये सब जगह से भी काफ़ी सारे टीचर्स आते हैं गांधी जी का मदद करने के लिए, चंपारण में टीचर्स बनने के लिए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन और गांधी जी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है देवदास, वो भी अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से यहाँ पर आता है। एंड सो डिड मिसिस गांधी, और गांधी जी की पत्नी जो थी वो भी आती है। प्राइमरी स्कूल्स वेर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खोला गया। कस्तूरबाई जो कि गांधी जी की पत्नी है, वो टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, तो वो आश्रम में जो रूल था उनका वो सब बताती है यहाँ पर कि कैसे खुद का सफाई भी रखना है एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, पूरा कम्युनिटी समुदाय का भी सफाई रखना है, वो सब यहाँ पे टीच करती है वो कस्तूरबाई। कस्तूरबाई कौन है? गांधी जी की वाइफ। और गांधी जी का छोटा बेटा यंगेस्ट सन का नाम क्या है? देवदास। तो गांधी जी ऐसे काम करते हैं। तो ये यहाँ पे बोला गया था कि ही नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा प्लान बनाएंगे और फिर कुछ एक्सपेंडिचर का प्रोविज़न करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते थे और उसके लिए इमीडिएटली काम करना शुरू कर देते थे। जैसे कि वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम था, टीचिंग का कमी था, एजुकेशन का कमी था, तो उसके लिए वो तुरंत काम करना शुरू कर दिए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और जहाँ तक हेल्थ का बात है वो भी काफ़ी बुरा था, वहाँ पे स्वास्थ्य का सेवा बहुत बुरा था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी ने क्या किया, उसके लिए हेल्थ को सुधारने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वो अपना सर्विस दे पाए फॉर 6 मंथ। वॉलंटियर मतलब बिना कोई फोर्स के फ्री में सर्विस देना, उसको बोलते हैं वॉलंटियर सर्विस। तो वो 6 महीने के लिए डॉक्टर सर्विस देने के लिए मंजूर हो गया। और 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, और सिर्फ 3 ही दवाई अवेलेबल थी डॉक्टर के पास। वो 3 दवाई क्या क्या थी? कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाई उनके पास थी। तो एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। किसी का जीभ में कुछ कोट उठ परत पड़ जाए तो उसके लिए क्या दिया जाता था? कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और जिसको मलेरिया होता था उसको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल मिलता था। और एनीबडी विथ स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को स्किन का कोई बीमारी हो तो उसको ऑइंटमेंट, कोई मलहम और एक कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो उन्होंने दो सेक्टर में सुधार किया चंपारण में। पहला तो था एजुकेशन सेक्टर में सुधार किया और दूसरा था हेल्थ सेक्टर में सुधार किया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ। फिर वो आगे देखते हैं कि वहाँ पे वुमेंस का जो क्लॉथ है वो भी काफ़ी गंदा है। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम। तो वो अपनी पत्नी कस्तूरबाई को बोलते हैं कि जाओ इनसे बात करो, क्यों इतना गंदा रहते हैं अबाउट इट। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट। तो एक औरत कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी में ले जाती है और बोलती है, लुक, बोले देखिए, देयर इज़ नो बॉक्स और कबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ। बोले यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, कबोर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। तो ये जो मैं साड़ी पहनी हुई हूँ, ये मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है, तो इसलिए वो लोग गंदे रहते हैं। तो ऐसा बताती है वो वुमेन। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो जब गांधी जी चंपारण में रह रहे थे तब भी वो क्या करते थे, अपना जो आश्रम था उस पर निगरानी रखते थे दूर से ही। कैसे निगरानी रखते थे? ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल। लगातार चिट्ठी के जरिए वो इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे कि ऐसे काम होना चाहिए, वैसे काम होना चाहिए। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और हमेशा मंगवाते थे वहाँ से कि कैसे खर्चा हो रहा है, वो सबका लेखा जोखा मंगवाते थे, फाइनेंशियल अकाउंट। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार तो क्या हुआ, उन्होंने अपने जो आश्रम के जो जितने भी रेसिडेंट थे वहाँ पर उन्होंने चिट्ठी भिजवाया कि अब समय हो गया है कि वो जो पुराना जो गड्ढा खोना गया था लैट्रिन के लिए उसको अब बंद कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए और एक नया गड्ढा खोना जाए, नहीं तो क्या होगा, वो पुराने वाले गंद करना शुरू कर देंगे। तो देखिए इतना दूर रख के भी ये कितना बेसिक बात पे ध्यान दे रहे थे वो। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी का लाइफ में भी ये जो चंपारण का जो घटना था उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। तो गांधी जी बोल रहे हैं लुइस फिशर को, जो कि नरेटर है इस स्टोरी का, उसको बोल रहे हैं कि जो मैंने किया वो काफ़ी ऑर्डिनरी थिंग था, आम बात था, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया जाके। आई डिक्लेयर डैट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश वुड नेवर
कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तो ब्रिटिश हमें ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि मेरे को अपने देश में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने यही काम किया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, लेकिन चंपारण डिफाइंस मतलब अपोजिशन, चंपारण का जो हादसा था, इवेंट था, वो एक ऐसा नहीं था कि सरकार को वो अपोज करना चाह रही थी। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। चंपारण का जो इवेंट था वो सिर्फ एक अटेम्प्ट था, एलिविएट मतलब रिलीव, हटाना था। क्या कर हटाना था? द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स का दुख कम करना था। चंपारण का इवेंट का उद्देश्य ये था, ना कि सरकार को अपोज करना, ये उद्देश्य नहीं था। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का काम करने का तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। वो उनका जो पॉलिटिक्स था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ था। कोई भी काम करते थे तो वो आम जीवन का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सुलझाने का कोशिश करते थे उसी में। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज हीज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। तो उनका जो लॉयल्टी था, निष्ठा था, वो आइडियाज़ के प्रति नहीं था। वो सिर्फ आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। वो उनका जो लॉयल्टी था वो लिविंग ह्यूमन बींग्स की तरफ था। मतलब इंसान को एक बेहतर जीवन जीने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ उनके प्रति उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे वो, ना कि सिर्फ आइडियाज़ के ऊपर। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है आइडियाज़। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड मेक इंडिया फ्री। गांधी जी का हर जो काम जो गांधी जी करते थे उसमें वो कोशिश करते थे टू मोल्ड मतलब मेक अ न्यू फ्री इंडियन। कोशिश करते थे कि कोई इंसान है वो हमेशा नया हो, और नया मतलब उसका सोच नया हो, और फ्री इंडियन हो, वो हमेशा आज़ादी की तरह सोचे, वो आज़ाद रहे, किसी चीज़ का दबाव में ना रहे। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, ऐसा इंडियन बनाना चाहते थे वो। एंड डज मेक इंडिया फ्री, और अगर ऐसा इंडियन होगा जो फ्री होगा, जो अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा इंडिया भी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. तो जब चंपारण का जो ये एक्शन हो रहा था, ये घटना घट रहा था, तब एक इंसान थे जिनका नाम है चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज। ये क्या थे? एक अंग्रेज थे, और ये पैसिफिस्ट मतलब इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। ये कैसे इंसान थे? तो वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए थे इस समय के दौरान, और वो क्या किए थे? केम टू बीट गांधी फेयरवेल। वो गांधी जी को क्या कहते हैं? फेयरवेल मतलब बाय बाय बोलने आए थे, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, क्योंकि उनका अब ड्यूटी कहाँ पे लग गया था? फिजी आइलैंड्स में लग गया था। तो वो वहाँ पे जाने से पहले गांधी जी को फेयरवेल बोलने आए थे, बाय बाय बोलने आए थे। गांधी लॉयर फ्रेंड्स, तो गांधी जी के जितने भी वकील जो दोस्त थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद और भी 2-3 ठो नाम था, वो लोग थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। वो लोग सोचे कि ये काफ़ी अच्छा होगा कि एंड्रयूज हमारे साथ ही चंपारण में रुक जाए, एंड हेल्प देम, और हमारा मदद करे। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू इस चीज़ के लिए राजी भी था अगर गांधी जी चाहते तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी पूरे ज़ोर शोर से अपोज किए। वेहेमेंटली मतलब इंटेंसली, काफ़ी ज़ोर शोर से इसका अपोज किए कि हमें किसी का मदद नहीं चाहिए। ही सेड, गांधी जी बोलते हैं, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। गांधी जी बोलते हैं कि क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये अनइक्वल फाइट, एक तरफ अंग्रेज बहुत ही पावरफुल और एक तरफ ये लोग बहुत ही कमज़ोर, तो ये अनइक्वल फाइट में क्या ये मदद करेगा? या हमारे पास सिर्फ एक अंग्रेज अगर हमारे साइड हो जाता है तो क्या हमारा इससे क्या होने वाला है? दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। तो ये काफ़ी अच्छा लाइन है, और इसका मीनिंग है कि ये आपका क्या बताता है? आप कितना कमज़ोर है दिल से, ये बताता है कि आप एक अंग्रेज का सपोर्ट ले रहे हैं। अगर आप में इतना ही दम है तो आप अकेले लड़िए। द कॉज इज़ जस्ट, ये जो लड़ाई का जो कॉज है वो सही कॉज है, एक सही पॉइंट पर हम लोग लड़ रहे हैं। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और आपको खुद पे डिपेंड होना होगा अपना युद्ध जीतने के लिए, ना कि किसी का सपोर्ट लेके। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज। तो गांधी जी बोलते हैं कि आप लोगों को एंड्रयूज में सपोर्ट नहीं ढूंढना चाहिए। सीक अ प्रॉप का मतलब होता है सपोर्ट। एंड्रयू से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, इसलिए कि वो एक इंग्लिशमैन है, इसलिए उनसे सपोर्ट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपना लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि
अगर आप ऐसा करते हो तो आपका क्या दिख जाएगा, आपका कमजोरी दिख जाएगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, आपका कितना कमजोर हो वो पता चल जाएगा। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। तो राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि ये गांधी जी ने हमारा एकदम मन का बात बोल दिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था, ये राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो गांधी इसी तरीके से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा के चले गए, और वो क्या चीज़ का लेसन था, सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहना, किसी और पे डिपेंडेंट ना होना। अपना लड़ाई है तो खुद ही लड़ना है। तो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर। तो 3 चीज़ था जो आपस में इंटरकनेक्टेड थी। वो 3 चीज़ क्या थी, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे डिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, उसका सोच फ्री हो, किसी के दबाव में वो ना रहे। एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और इंडिपेंडेंस का मतलब फ्री से, फियर से भी फ्री रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर कोई चीज़ का डर ना हो। एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और ये जो शेयर क्रॉपर्स का मदद किए थे ये लोग, ये तीनों ही चीज़ क्या थे, आपस में इंटरकनेक्टेड थे। तो यही है। फिर उम्मीद करते हैं आपको अच्छा क्लास समझ में आया होगा, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा प्लेलिस्ट का लिंक, क्लास 12 इंग्लिश का, बाकी के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप एक बार इकोनॉमिक्स का वीडियो भी ज़रूर चेक कर लीजिए, आपको ज़रूर वहाँ से हेल्प पहुँचेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।